हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज के इस अपने लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। यानी कि आज के अपने इस लेक्चर में हम राउल्ट के नियम को बड़े ही आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, ये जो राउल्ट का नियम है ये इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो इस नियम को ज़रूर आपको भेजते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो राउल्ट का नियम है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये नियम ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि राउल्ट का नियम ना दे करके जो इस राउल्ट के नियम का एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें राउल्ट का नियम और उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा जो इस लेक्चर में हम निकालेंगे, वो फॉर्मूला दोनों ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में राउल्ट के नियम की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम इसका जो सूत्र होता है उसका निगमन करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको एक बार हम थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू आपको पहले समझाएंगे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है वो प्रॉपर तरीका आपको दिखाएंगे। तो देखिए, राउल्ट के नियम को समझने के लिए थोड़ा सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, कोई आप मान सकते हैं ये हमारा एक बीकर है। अब इस बीकर के अंदर क्या है, विलायक भरा हुआ है। अब आप कहोगे कि भाई सर ये विलायक क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, विलायक वह पदार्थ होता है जो अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, यानी कि ये विलायक दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है और फिर विलयन का रूप बन जाता है। उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक विलायक लिया है। अब इस विलायक में क्या होता है, एक दूसरा पदार्थ घोला जाता है। ये मानकर चलिए इस विलायक में क्या है, हम दूसरा कोई अन्य पदार्थ घोल रहे हैं। और ये पदार्थ कैसा है, इसकी भी एक खासियत होती है कि ये जो पदार्थ है ये होता है विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसको, ये जो हमने इसमें पदार्थ घोला है विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ, यहाँ पर हम इसमें जो है वो घोला जाता है। और यहाँ पर ये विद्युत अनअपघट्य है। ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ पर कह रहे होगे कि यहाँ पर विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का मतलब क्या है। अब अनअपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। ठीक है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि विद्युत अनअपघट्य वो पदार्थ है जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं होती है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर एक विलायक लिया। ठीक है, विलायक के अंदर क्या करा, एक विद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोल दिया। अब जैसे ही हमने विद्युत अनअपघट्य पदार्थ इस विलायक के अंदर घोला तो ये अपना एक पूरा विलयन बन गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो विलयन बना अब हमारा, इस विलयन के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने ये विलायक लिया और विलायक के अंदर कोई विद्युत अनअपघट्य पदार्थ हमने घोल दिया तो ये क्या बन गया, पूरा एक विलयन बन गया। तो इस कंडीशन में ये जो विलयन हमारा बना है, इस विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो ये जो हमारा विलय पदार्थ, इस विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब आप कह रहे होगे विलय पदार्थ कौन सा है, भाई विलय वो पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। ठीक है, और विलायक वो पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलकर विलयन बना लेता है। तो जो हमारा राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम यही बताता है कि जब किसी विलायक में कोई विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उस कंडीशन में ये जो हमें विलयन मिलेगा, उस विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के जो मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होता है। ये क्या होता है हमारा राउल्ट का नियम। तो ये हमने थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बढ़ते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर तरीके से आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने राउल्ट का जो नियम है इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिख रखी है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने विद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होता है वो तो आपको बता दिया था कि वो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम कहते हैं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। लेकिन यहाँ पर एक लाइन आई है अवाष्पशील। तो अवाष्पशील कौन से पदार्थ होंगे, वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर वाष्प में नहीं बदलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये क्या होता है, हमारा राउल्ट का नियम होता है। ठीक है, तो ये तो होगी इस राउल्ट के नियम की प्रॉपर डेफिनेशन।
अगर आपसे एग्ज़ाम में केवल डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बड़े नंबर में भी आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आपको राउल्ट के नियम की डेफिनेशन के बाद इसके एक सूत्र का निगमन होता है, वो भी आपको करना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सूत्र के निगमन को। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या बता रहा था, यहाँ पर हमने क्या करा, अपने सूत्र के निगमन को स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया है। तो जो राउल्ट का नियम था वो बता रहा था वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होगा वो बराबर होगा विलय के मोल प्रभाज के। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमको क्या लिखना है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो लिखेंगे। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर पी नोट, फिर माइनस में पी एस और अपोन में फिर से पी नोट। अब यहाँ पर पी नोट और ये पी एस ये क्या है, इसको हम थोड़ा अभी आगे समझ लेंगे। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है उसको किस तरीके से लिखते हैं वो हमने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद बराबर विलय का मोल प्रभाज। अब ये विलय के मोल प्रभाज को किस तरीके से लिखते हैं हमने आपको पहले भी लेक्चरों में बता चुके हैं हम कि जो विलय का मोल प्रभाज होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल एन अपोन में स्मॉल एन और प्लस में कैपिटल एन। यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, ये जो स्मॉल एन हमने बनाया है ये है विलय के मोलों की संख्या, और जो कैपिटल एन है ये बताता है विलायक के मोलों की संख्या को। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है अब तनु विलयन के लिए, यानी कि तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी। तनु मतलब बहुत ज़्यादा हल्का विलयन है, ऐसा नहीं है कि गाढ़ा ज़्यादा हो चुका है वो विलयन, हल्का है काफ़ी ज़्यादा विलयन। तो तनु विलयन के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई करी है, तो ये जो n प्लस स्मॉल n प्लस में कैपिटल n है इसकी एक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तनु विलयन के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो हमारा स्मॉल n है प्लस में कैपिटल n है, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे कैपिटल n के ही बराबर आ जाएगा। यानी कि हम तनु विलयन के लिए इस n प्लस n कैपिटल n की जो वैल्यू है वो कैपिटल n ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पूरे में ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, हमें पी नोट माइनस में पी एस और अपोन में पी नोट। ये तो हमने एज इट इज नीचे ऐसे उतार दिया। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, ऊपर का स्मॉल n हमें एज इट इज लिखना है, और अपोन में ये जो n प्लस कैपिटल n है इसके स्थान पर कैपिटल n ही हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो इन स्मॉल n और कैपिटल N की आपको वैल्यू रख देनी है। तो इसको सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हमारा स्मॉल n होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। स्मॉल n बराबर होता है विलय का भार बटे में विलय का अणु भार, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने विलय के भार में छोटा w बनाया है और विलय के अणु भार में छोटा m बनाया है। अब छोटा w और छोटा m बनाने का रीज़न यही है क्योंकि हम यहाँ विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, और विलय जो होता है इसकी बहुत छोटी मात्रा होती है विलयन के अंदर। ठीक है, तो जब छोटी मात्रा होती है इसलिए छोटा ही w और छोटा ही m यहाँ पर हमने बना दिया है। तो स्मॉल n की तो वैल्यू ये होगी। अब यदि हम बात करें इस कैपिटल n की, तो कैपिटल n क्या होता है हमारा विलायक का। तो ये जो हमारा कैपिटल n है ये विलायक का, हमारा विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये विलायक के मोलों की संख्या किसके बराबर होगी, विलायक का अणुभार, तो विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है, ये जो ऊपर विलायक का भार होता है इसको भी कैपिटल W से दर्शाया है, और विलायक का जो अणुभार है इसको भी कैपिटल M से दर्शाया है। अब इनको कैपिटल क्यों दर्शाया है, इसका रीज़न यही है कि जो विलयन होता है विलयन के अंदर विलायक की मात्रा अधिक होती है, यानी कि बड़ी होती है या ज़्यादा होती है, इसलिए हमने ये जो विलायक का भार है इसको भी बड़े अक्षर से दर्शाया है, और विलायक का अणुभार जो M है इसको भी बड़े कैपिटल M से दर्शाया है। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 हमने मानी थी यहाँ पर इस n की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और इस कैपिटल N की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो जैसे हम इनको रखेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या बनता है आगे। तो यहाँ पर हमारा चल रहा था इधर पी नोट माइनस में पी एस अपोन में पी नोट, और फिर बराबर में ऊपर स्मॉल n था और स्मॉल n की हमने वैल्यू निकाली थी स्मॉल w और स्मॉल ही n, और फिर बटे में क्या था कैपिटल n था जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी कैपिटल w और अपोन में कैपिटल m। अब यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली रूप में लिख लेना है, जिसके लिए हमारा पी नोट माइनस पी एस और अपोन में ये पी नोट तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये जो स्मॉल w और स्मॉल m है अपोन में इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो कैपिटल W और कैपिटल M है इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणा का निशान लग जाएगा, और यहाँ पर इधर आने के बाद ये कैपिटल M तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल W जो है ये नीचे रह जाएगा।
इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होता है, हमारा राउल्ट के नियम के अनुसार जो हम सूत्र निकालते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का, हमारा ये क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है। तो ये इसको हम कर लेते हैं थोड़ा एक कॉलम में बंद। ये इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना है और इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे सूत्र निकल कर आ चुका है, अब इस पूरे फॉर्मूले के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर पी नोट है, पी एस है, या स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम, कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू है, इसकी क्या है यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है, यानी कि ये लिख देना है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले पी नोट की, तो पी नोट जो है हमारा ये होता है शुद्ध विलायक का, ये क्या होता है हमारा पी नोट, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो पी नोट बराबर क्या लिखेंगे हम, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये हो जाएगा हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का मतलब यही है कि अभी उसमें कोई भी अनअपघट्य पदार्थ या कोई भी पदार्थ मिलाया नहीं गया है विलायक के अंदर। उसके बाद ये जो पी एस है, पी एस में जो ये ऐसे ये बता रहा है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का वाष्प दाब। तो पी एस को हम क्या लिखेंगे, ये होता है हमारा विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पर हम लिख रहे हैं पी एस जो होता है वो हमारा होता है विलयन का वाष्प दाब। अब उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर दे रखा है स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू क्या होता है हमारा विलय का भार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको विलय का भार। उसके बाद देखिए यहाँ स्मॉल एम दे रखा है, ये स्मॉल एम क्या होता है विलय का अणुभार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलय का अणुभार। उसके बाद देखिए नीचे क्या दे रखा है कैपिटल डब्लू, ठीक है। कैपिटल डब्लू क्या होता है हमारा विलायक का भार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक का भार। उसके बाद देखिए नीचे दिया है कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है हमारा विलायक का अणुभार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक का अणुभार। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने विलायक का अणुभार। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले के अंदर एक एक क्या चीज़ है वो हमने यहाँ पर नीचे लिखकर दिखा दी है। ये आपको सब याद रखना है, क्योंकि जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं, इस स्मॉल डब्लू को हम क्या कहते हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल को कर पाओगे। तो ये तो था इस लेक्चर में हमारा राउल्ट का नियम और उसके सूत्र का निगमन। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी और हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाते हैं साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टॉपिकों को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।